Wish you a very good morning. Today we are going to discuss next punctuation mark, which is very important, colon, COLON, colon. ये जो दो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कॉलन कहते हैं. इनका यूज कहां होता है आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से. फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रास्ट्स. Two contrast, two almost contrasting statements or two contrasting phrases. For example, man proposes, God disposes. Which figure of speech is there? यहां एक figure of speech का यूज किया गया है, antithesis. Two contrasting statements में antithesis का प्रयोग किया जाता है जिससे वो contrasting बन जाती हैं या कॉन्ट्रास्टिंग बनाने के लिए वी यूज एंटीथेसिस. दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के बीच में कॉलन का यूज किया जाता है. दिस इज अ वेरी मच फेमिलियर फ्रेज. बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेज है ये जिसका अर्थ है मैन प्रपोजेज. प्रपोजेज मीन्स प्लान्स. आदमी बहुत सारी प्लान्स बनाता है, अपनी फ्यूचर की प्लान्स, किसी बिजनेस की प्लान्स या फिर कुछ भी. हम बहुत सारी प्लान्स बनाते हैं बट देयर सक्सेस. व्हाट दिस फ्रेज सेज? व्हाट डज दिस फेमिलियर फ्रेज से? दिस फेमिलियर फ्रेज says that man proposes, man makes so many plans but their success and failure depends upon the God. God disposes. उनको डिस्पोजल में कौन ले जाता है, उनको फाइनल कौन देता है? गॉड डिस्पोजेज. जैसे आजकल गीता महोत्सव भी चल रहा है जिसमें गीता में कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कदाचन अर्थात आपको फल की चिंता नहीं करनी है, वो परम पिता परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है. मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज. इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस के बीच में हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस हो सकते हैं जहां हम कॉलन का यूज करेंगे. सेकंड, टू इंट्रोड्यूस एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद हमें लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स देनी है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो एग्जांपल्स को उस सेंटेंस से, उस एक्सप्लेनेशन से अलग करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. इंडिया हैज मैनी रिवर्स. दिस इज ए सेंटेंस. अब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी रिवर्स हैं. इंडिया हैज मैनी रिवर्स. यहां हम फॉर एग्जाम्पल लिखने की अपेक्षा यहां पर कॉलन यूज कर देते हैं. अर्थात इस केस में एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करने में हम फॉर एग्जाम्पल वाले फ्रेज को कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं. For example, the Ganga, the Yamuna, the Kaveri, the Mahanadi, the Tapti and so on. इस प्रकार से किसी भी एग्जाम्पल्स को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप कोलन लगाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तीसरा, टू इंट्रोड्यूस ए डायलॉग और ए कोट. आपके सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में एक प्ले है. वैसे तो प्रत्येक क्लास में एक प्ले अवश्य आता है. क्लास 10th में है प्ले द प्रपोजल. द प्रपोजल. द प्रपोजल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. आपने उस प्ले को पढ़ा है. आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, चुबुकाओ, नटाल्या, लोमो. वो आपस में डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. जब भी हम किसी एक कैरेक्टर का नाम लिखते हैं उसके बाद उसके द्वारा कहा गया एक सेंटेंस लिखते हैं और या स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस नाम और उस स्टेटमेंट को अलग करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. आप वहां जाकर अपने प्ले को देखिए और प्रत्येक कैरेक्टर के बाद हम कॉलन का यूज करते हैं. इंट्रोड्यूस ए डायलॉग. वो डायलॉग और कन्वर्सेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. आइए हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल यहां भी लेकर देखें.
स्टूडेंट ए, दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, जैसे प्ले में आपस में कन्वर्सेशन चलती रहती है। स्टूडेंट ए कॉलन, कैन फिश फ्लाई, क्या फिश उड़ सकती है, स्टूडेंट ए ने पूछा। तो यहां इसने जो भी कुछ कहा उसको इस स्टूडेंट ए से सेपरेट करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट बी रिप्लाइज, नो ए फिश कांट फ्लाई। यहां पर आपने देखा कि हमने अब तक जो डिस्कस किए हैं, कोमा, अपॉस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, वो उनका इस्तेमाल यहां बखूबी किया गया है। नो, ये यस और नो को इस सेंटेंस से अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल। ए फिश कांट, यहां पर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए, कैन नॉट को कांट लिखने के लिए, फ्लाई फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम पंचुएशन मार्क्स का यूज करके किसी भी सेंटेंस को पंचुएट कर सकते हैं, ताकि जो भी स्पीकर कहना चाहता है, समझाना चाहता है या हम तक पहुंचाना चाहता है, वो हम उसी संदर्भ में समझें, पहचानें और जान लें। नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो हम एक्सप्लेनेशन के लिए भी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार दो पोइटिक लाइंस दे दी जाती हैं और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कॉलन और फिर उन दोनों लाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट को सेपरेट करने के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए, एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डायलॉग्स और कोटेशंस को उसके स्पीकर से सेपरेट करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स, आपने मैथमेटिक्स में इन चिन्हों का प्रयोग बखूबी किया है, जिन्हें हम ब्रैकेट्स कहते हैं। आप इसे ब्रैकेट कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पेयर में होती है, दो होती हैं, इसलिए प्लूरल ही बोलेंगे। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस भी इन्हें कहा जाता है। यूसेज ऑफ ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग। कई बार तो हम इन ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को डबल डैश से रिप्लेस भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स के बाद डबल डैश मिले आपको, तो वो ब्रैकेट्स का ही सब्स्टिट्यूट है, उसी का रिप्लेसमेंट है। इनको यूज क्यों किया जाता है इंग्लिश में? कई बार हम एक मेन आइडिया, एक मेन सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, परंतु उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं। उस इंफॉर्मेशन का उस मेन सेंटेंस से ग्रामेटिकली या स्ट्रक्चरली कोई रिलेशन नहीं होता, परंतु उस सेंटेंस को समझने में हमारी हेल्प करता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो आइए हम जाने कि इस विराम चिन्ह का, इस पंक्चुएशन मार्क्स का हम क्यों प्रयोग करते हैं। A phrase or a clause within a sentence, एक फ्रेज या एक क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर ही, within the sentence, but it has no relation, it does not belong to the main idea in the sentence, or it has no grammatical or structural relation with the sentence. मेन आइडिया से, सेंटेंस के मेन आइडिया से कोई ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल संबंध इसका नहीं होता, इसलिए हम सेंटेंस के अंदर इसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। दूसरा, टू सेपरेट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस। हम एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रीडर को, लिसनर को देना चाहते हैं, उसे हम ब्रैकेट्स में परोस कर देंगे, ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके देंगे। आपको
ग्रामेटिकली उस सेंटेंस से, स्ट्रक्चरली और ग्रामेटिकली मेन आइडिया से, मेन सेंटेंस से कोई वास्ता उसका नहीं है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस और डबल डैश के इस्तेमाल को सीख लें। पहला एग्जाम्पल है, द ज्यूरी गेव एन इम्पार्शियल जजमेंट। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस, लेकिन यहां ब्रैकेट्स में लिखा गया है आई बिलीव इन जुडिशरी। इस फ्रेज का, इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का इस मेन सेंटेंस से, मेन स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन द ज्यूरी है। हु गेव द जजमेंट, इम्पार्शियल जजमेंट, द ज्यूरी। इसमें मेरा क्या है? बट मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं विद इन द सेंटेंस, एक क्लॉज के माध्यम से, आई बिलीव इन जुडिशरी, कि मेरा न्यायपालिका में विश्वास है और मेरे विश्वास को बरकरार रखा है जुडिशरी ने। द ज्यूरी गेव एन इम्पार्शियल जजमेंट। यहां ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक क्लॉज के माध्यम से, ब्रैकेट्स में क्लोज करके विद इन द सेंटेंस मैं देना चाहता हूं, तो हम इसे ब्रैकेट्स में क्लोज करके दे देंगे, वेरी इजी। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप सही सही केवल सेंटेंस के मेन आइडिया को पढ़ना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स को छोड़कर पढ़ें। कैसे? द ज्यूरी गेव एन इम्पार्शियल जजमेंट। अब आप ब्रैकेट्स में दिए हुए फ्रेज या क्लॉज को पढ़ सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन रिफ्यूज टू कम। मोहन ने आने से मना कर दिया। मोहन को कहीं बुलाया था, मैं उसे बुलाने गया तो मुझे लगता था कि वो आएगा, लेकिन जब मैंने आकर बताया कि मोहन ने तो आने से मना कर दिया, मोहन रिफ्यूज टू कम। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों मना कर दिया, करना तो नहीं चाहिए था। इसलिए आई डोंट नो व्हाई, ये जो क्लॉज है या फ्रेज है, इसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज करके यहां अलग से मेंशन करेंगे। दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसका मोहन के आने से कोई संबंध नहीं है ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरली। ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस है मोहन रिफ्यूज टू कम, बस इतना ही है। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तो वो मुझे ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके ही देनी होगी। यहां पर अगर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डबल डैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों आपस में रिप्लेसेबल हैं, इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। देखिए, अब ये अनपंक्चुएटेड सेंटेंस है। मोहन आई डोंट नो व्हाई रिफ्यूज टू कम। मोहन आई डोंट नो व्हाई रिफ्यूज टू कम। यहां पर मोहन, यहां पर आई, डबल सब्जेक्ट, डोंट नो, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए जब कुछ समझ नहीं आए तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसका मेन स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ब्रैकेट्स के स्थान पर हम डबल डैश भी लगा सकते हैं। इसका भी वही मतलब है। यदि आप इंग्लिश में कहीं ऐसा देखें तो उसको आप समझें कि ये डबल डैश के बीच में जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मेन सेंटेंस इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट के साथ है। मोहन रिफ्यूज टू कम, आई डोंट नो व्हाई। इस प्रकार से यदि आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद इन द सेंटेंस देनी है, एनक्लोज इट इनटू द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और डबल डैश। वेरी इजी। आइए अब हम कुछ अनपंक्चुएटेड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको पंक्चुएट करते हैं, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपसे करवाया जाता है या करने को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पंक्चुएशन मार्क्स को 1 बाय 1 सीखा, देखा, उसके यूसेज को सीखा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। आपको कुछ अनपंक्चुएटेड सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे जिनमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं हुआ है। आपको इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हुए
उस सेंटेंस को पंचुएट करना है ताकि स्पीकर जो कहना चाहता है, जो लिखना चाहता है, वो कह सके, उसका मीनिंग गलत इंटरप्रेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस प्रकार से हेडिंग मिलेगा, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पंचुएशन मार्क्स और ओनली दिस, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी सैड रमा इज माई सिस्टर। आपने नरेशंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस तरीके के सेंटेंसेस देखे होंगे कि किसने क्या कहा। हरी सैड रमा इज माई सिस्टर, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? नो, क्योंकि ना ही तो ये WH वर्ड से शुरू होता, ना ही ये हेल्पिंग वर्ब से। इट मीन्स दिस इज ए स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड, ये फर्स्ट वर्ड है इस सेंटेंस का। वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है हरी, तो इसके फर्स्ट लेटर को हम यहां पर कैपिटल कर देंगे, हरी सैड। अब ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है जो कि सेपरेट करना है रिपोर्टेड स्पीच से। तो इसके लिए हम आपको जैसे कि पता है कोमा से इसको सेपरेट करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में उसके द्वारा कहे गए एक्चुअल और ओरिजिनल वर्ड्स को एनक्लोज कर देते हैं। यहां पर ये इस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड भी है, प्रॉपर नाउन भी है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल कर देंगे। हरी सैड रमा इज माई सिस्टर, दैट्स इट। हां, यहां आपको ये पंचुएशन, ये जो फुल स्टॉप आपने लगाया, तो इस कोमाज को, इन्वर्टेड कोमाज को इससे बाहर बंद करेंगे। इस प्रकार से नाउ द सेंटेंस इज पंचुएटेड। यहां आपको केवल कैपिटल लेटर्स, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज एंड फुल स्टॉप, 4 पंचुएशन मार्क्स का यूज करके आपने इसको पंचुएट कर दिया। आप अपने क्वेश्चन पेपर में इसको ऐसे ही पंचुएट नहीं करेंगे जैसे मैंने किया है, आप नीचे यहां अलग से सेपरेट पंचुएटेड सेंटेंस लिखेंगे। सेकंड, माय अंकल डॉक्टर SK वर्मा लिव्स इन मुंबई। अगेन subject, no, it is not an interrogative sentence, so place a full stop at the end of the sentence. My uncle, first word of the sentence, so make it capital, my uncle. Now this is the proper noun Dr. SK वर्मा, इसलिए इसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे। ये तीनों हमारे को कैपिटल में लिखने पड़ेंगे और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डॉक्टर SK वर्मा lives in Mumbai. Mumbai is also the name of a city or a proper noun, so capitalize the first letter of this word Mumbai. My uncle Dr. SK वर्मा lives in Mumbai. आप डॉक्टर के साथ डॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी, परंतु अगर पंचुएशन के आपके केस में यह आता है तो यहां आप लगा ही दीजिए ताकि आपको फुल मार्क्स यहां मिल सके। नेक्स्ट इज अलास हिज मदर इज नो मोर। हम इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वर्ड है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर अलास, पुट a mark of exclamation after this exclamatory word or interjection. His mother, again his mother, first letter is no more, full stop. अगर ये exclamatory sentence यहां what और how से स्टार्ट होता तो हम इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को एंड में लगा देते। नेक्स्ट इज डॉक्टर राम इज an MA PhD in English. Statement, declarative sentence, full stop. Now, first of all, आप ये देखिए आपको कौन कौन से लेटर कैपिटल करने होंगे। फर्स्ट लेटर डॉक्टर, राम, ये ऑलरेडी कैपिटल है। यदि यहां ये स्मॉल हो तो इसको भी हम कैपिटल कर देंगे। N MA PhD, यहां पर हम इनको कैपिटल्स में लिखेंगे। डिग्री की एब्रीविएशन फॉर्म्स हैं
A P H D, PhD। और ये दो अलग अलग डिग्री होने के कारण इनको हम कोमा से सेपरेट भी कर देंगे। डॉक्टर राम is an MA PhD in English. English is a language. So capitalize the first letter of this word English and put a full stop at the end of the sentence. Dr. Ram is an MA PhD in English. इस प्रकार से हम दिए गए अनपंचुएटेड सेंटेंसेस को पंचुएट करके हमारे बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स ले सकते हैं। यह बहुत ही इजी है। केवल कुछ लेटर्स को कैपिटल करना है, कहीं फुल स्टॉप, कहीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहीं इंटेरोगेशन, कहीं कोमा, कहीं कॉलन, कहीं ब्रैकेट्स लगाकर यूज करके हम इनको पंचुएट कर सकते हैं। आप पिछले अपने सैंपल पेपर्स से या पिछले सालों के बोर्ड पेपर्स में से अनपंचुएटेड सेंटेंसेस लीजिए, उनको पंचुएट कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए। एक अच्छी प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स in the question of punctuation. Thank you very much.